हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी हैव डिस्कशन लेक्चर नंबर 12। तो इससे पहले हमने आपके लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट किया है, वो आप लेक्चर सीरीज को देख लोगे। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप वॉच आउट करो, ठीक है। तो आज आपका एक टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है कि सिद्ध करो कि न्यूटन के नियम गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि होते हैं। अब जिनको भी अभी तक गैलीलियो के निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के बारे में नहीं पता है, वो लेक्चर सीरीज को कंप्लीट देख लो, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और न्यूटन के नियम क्या होते हैं? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जो है उसका वो है जड़त्व का नियम कहते हो जिसको आप, या न्यूटन का प्रथम नियम आप बोलते हो। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं हो जाता, ठीक है। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? जो फोर्स होता है, जो कण पर लगने वाला जो बल है, वो क्या होता है? समानुपाती होता है। किसके? संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो वो फोर्स के क्या होता है? समानुपाती, ठीक है। ये वाला दूसरा नियम है। और तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब आप एक्शन दे रहे हो तो उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन भी आपको मिलेगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रहेगा दोनों फोर्सों का, लेकिन क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। एक की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे की डायरेक्शन इधर है, इसी को आप एक्शन रिएक्शंस बोलते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब प्रूफ कर रहे हैं इसका, तो न्यूटन के नियम, न्यूटन के नियम, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो, न्यूटन के नियम। तो न्यूटन के नियम की बात करें तो यहां पे लिखो, यदि दोनों निर्देश तंत्रों में, दोनों निर्देश तंत्र कौन कौन से हो गए? एक तो आपका एस निर्देश तंत्र हो गया, दूसरा आपका एस प्राइम निर्देश तंत्र हो गया। तो दोनों निर्देश तंत्रों में न्यूटन के नियम समान प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त हो रहे हैं? समान प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं, कि न्यूटन के नियम निश्चर या अपरिवर्ती है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब भाई न्यूटन के नियम क्या होते हैं? वो न्यूटन के नियम एक एक करके लिखेंगे और उनको प्रूव करेंगे साथ के साथ, है ना। तो न्यूटन का प्रथम नियम, यहाँ पे क्या आएगा आपका? न्यूटन का, या यहाँ पे लिख लो, न्यूटन के 3 नियम हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं, ठीक है। पहला नियम जो है ये है फर्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको कोष्टक में लिख लो आप, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक है, ये लिख लो। फर्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम, या इसी को बोलते हो आप जड़त्व का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन लगाता हूँ। यदि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, यदि कोई कण स्थिर है तो वह स्थिर रहेगा, तथा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील होगा, ठीक है, गतिशील होगा, कॉमा, जब तक कि कोई बाह्य बल ना आरोपित हो जाए,
हो जाए। ठीक है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम है। ठीक है, इतना आप लिख लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका कंप्लीट। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और जिन्होंने भी लेक्चर सीरीज अभी तक नहीं ली है वो ले लो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लेना कंप्लीट। अब देखिए, अब भाई क्या बात करता है, परिभाषा से लिखो। डेफिनेशन से क्या मिला इससे, परिभाषा से आप क्या देखते हो यहाँ पे, जो फोर्स होता है आपका, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है भाई, जीरो है, जब तक कि उसको अनुपस्थिति की बात कर रहे हो। बाह्य, ये लिख सकते हो ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल वेक्टर में होता है ना, फोर्स का कैसा होता है, एक सदिश राशि होता है, ये आप जानते हो। इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं है। वैसे मैं बताऊं तो डायमेंशन क्या होती है इसकी, बड़ी कैपिटल कोष्टक में आप लिखते हो ऐसे m1 l1 t-2, और वैसे कहते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी होती है, बल की, या इसको आप न्यूटन भी बोल देते हो। ठीक है, ये सब इसके रिगार्डिंग है नहीं है, मैं वैसे बता दूं आपको, जनरली इतना पता होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल कैसा रहेगा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में जीरो रहेगा। तो एफ को क्या लिख सकते हो आप, न्यूटन के द्वितीय नियम से, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, न्यूटन का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है भाई, द्वितीय नियम है एफ बराबर कितना, एम ए, जानते हो ना, एफ वेक्टर बराबर एम ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इसको नंबर नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए इसको इसमें, तो क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर इक्वल टू 0 विच अप्लाइड एट ए वेक्टर बराबर 0 होगा। बिकॉज क्योंकि एम तो कभी भी 0 नहीं हो सकता भाई। एम मास कभी 0 हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मास 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। और एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हो आप, कि डी बी वेक्टर अपॉन में डी टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेग में समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो डी बी वेक्टर अपॉन डी टी लिख सकते हो। ये क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया, गिवन है ना यहाँ पे। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो बी आपको वेक्टर मिला है, जो वेलोसिटी मिली है वो कांस्टेंट मिली है, या ये क्या कह दोगे आप, नियत है। क्या है आपके पास में, नियत है। ये इसको कोष्टक में लिख लो, इसको कोष्टक में आप लिख लीजिए, है ना, ये लिख लो, इसको नाम दे दो आप थर्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी लिख लो भाई, लिख लो जल्दी। लिख लिया होगा यहाँ तक, है ना। अब देखिए, यहाँ तक आपने लिखा कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर वेलोसिटी क्या मिली है, ये कांस्टेंट मिल गई, है ना। अब आप देखो, गैलीलियो निर्देशांक के अनुसार अब आपको यूज कौन करना है, गैलीलियो साहब आ जाएंगे। तो गैलीलियो यहाँ पे लिख लेना, हम जानते हैं कि, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है ये सब हम जानते हैं कि गैलीलियो त्वरण रूपांतरण समीकरण से क्या बताया था इसने,
कि ए प्राइम वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर था, यही बताया था ना, यही तो बताया था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये हो सकता है, और यही वहाँ पे दिया था समीकरण कौन से में, इसको नाम दे दिया हमने 4, और इससे पहले जो समीकरण हमने मान के चले थे उसको 2 माना था, जो आपको मिला था ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये आया था। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ए वेक्टर यहाँ पे रखोगे तो ए प्राइम भी क्या मिल जाएगा आपको 0, क्योंकि यहाँ से, तो ये समीकरण 2 था आपका। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 2 व समीकरण 4 से क्या करोगे आप कि ए प्राइम वेक्टर भी क्या मिल जाएगा आपका 0, क्योंकि ए वेक्टर क्या है 0, इसलिए ये भी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इससे आप क्या कह सकते हो कि ए प्राइम वेक्टर इक्वल टू डी बी प्राइम वेक्टर डिवाइड में डी टी और बराबर में 0, तो विच अप्लाई डेट बी प्राइम जो वेक्टर है वो भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, या क्या मिलेगा आपका नियत मिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट हिंदी में बोलते हो इसको नियत, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको समीकरण नंबर आया यहाँ पे 5। तो समीकरण 3 में b बराबर कांस्टेंट नियत है और b प्राइम इक्वल टू कांस्टेंट नियत है, तो b बराबर किसके आ गया, b प्राइम के आ गया, ये आ गया ना, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 3 व 5 से क्या कह दोगे, 3 और 5 से आप कि b वेक्टर बराबर b प्राइम का वेक्टर और बराबर क्या है, कांस्टेंट है या क्या है, नियत है, ठीक है भाई। ये आ गए, दोनों बराबर आ गए ना। b एस निर्देश तंत्र में कण का वेग बराबर हो गया एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का वेग, तो दोनों यहाँ पर बराबर जब आ जाते हैं, समान प्राप्त जब हो जाते हैं, तो आप कह दोगे कि गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है आपका, निश्चर राशि होता है। तो ये आपने रिजल्ट दे दिया नंबर नेक्स्ट 6 नंबर, इसको नाम दे दिया। पूरा कंप्लीट लिख लो इसको एक बार, 6 तक आप लिखो, फिर यहाँ पे मैं लिखाता हूँ इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक है। अब लिख लो एक बार कि समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि, लिख लो साथ में कि समीकरण 6 से स्पष्ट है कि न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो रूपांतरण, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर राशि है, निश्चर राशि है, ये आपने प्रूव कर दिया। दूसरा, अब इसके बाद क्या काम करोगे, अब आप देखोगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है। अब देख लो ध्यान से कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम हो जाता है, क्या हो जाता है, जो कण पर लगने वाला जो बल है, कण पर लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के, संवेग में परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज ए प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। अभी तो आपने पहला नियम किया है ना, द्वितीय नियम, अभी तो आपने पहला नियम प्रूव कर दिया, आप द्वितीय नियम को प्रूव करोगे, ये दूसरा नियम है, लिख लो। कण पर लगने वाला बल, लिख लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कण पर आरोपित बल, कण पर आरोपित बल उस कण के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है।
ठीक है, यही आपका द्वितीय नियम कहलाता है। अर्थात क्या रिजल्ट आया कि एफ वेक्टर प्रोपोर्शनलिटी डी पी वेक्टर डिवाइड में डी टी, ये आपको मिला यहाँ पे एक रिजल्ट ये वाला। ये आपका द्वितीय नियम है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसके है, फोर्स के है। इसको आपने नंबर नाम दिया फर्स्ट, या वहीं से ही लिखो तो यहाँ पे लिख लेना 7, 6 इक्वेशन से लिख दी, इसको 7 नाम दे दो, ठीक है, ये वाला। अब आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन उठाना है तो मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं के ले लेता हूँ, के मान के चलता हूँ। लेट अस कंसीडर, आप के मान लो कि एफ वेक्टर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा के, और डी पी वेक्टर डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे के को आप हेयर, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ जो के है उसको आप क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। ठीक है, 1 कोई कांस्टेंट मान लोगे। ठीक है, ये आपने माना, यहाँ पे लिख दोगे माना। ये बात मान रहे हो कि के को आप 1 मानते हो तो एफ वेक्टर क्या मिलता है, डी पी वेक्टर डिवाइड में डी टी मिल जाता है। ठीक है, ये मिल जाता है। संवेग को आप जान, यहां तक हो गया ना। संवेग को आप जानते हो, संवेग क्या होता है, संवेग को एक बार बता देते हैं। संवेग पी वेक्टर जो होता है उसको आप बोलते हो मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। पी वेक्टर इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये आप बोलते हो। पी वेक्टर इक्वल टू एम बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एम बी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको, ठीक है, यहाँ से मैं रब कर देता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, एक बार ले लो पूरा कंप्लीट स्क्रीनशॉट इसका, है ना। अब देखिए आप क्या आया आपके पास में, एफ वेक्टर, कि एफ वेक्टर इक्वल टू डी अपॉन में क्या है, डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ये आ गया। ठीक है, तो मास तो आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको कैसे लिख दोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू एम, तो ये आ गया बाहर, और डी अपॉन में क्या कर दिया आपने, डी टी कर दिया, और यहाँ पे क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया। आप जानते हो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यदि वेग में समय के सापेक्ष एक बार अवकलन किया जाए तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, तो एफ वेक्टर बराबर क्या मिल जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए वेक्टर, ये आपको मिलेगा। फोर्स का एक रिजल्ट यहाँ से ये आया, इसको नाम दिया आपने समीकरण नंबर 8। यहाँ तक आप कीजिए, यह आपको 8 मिल गया। ठीक है, अब क्या करोगे, गैलीलियो निर्देशांक, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, गैलीलियो रूपांतरण, आगे लिखोगे गैलीलियो रूपांतरण, रूपांतरण समीकरण से, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण से। तो इससे आप क्या देखते हो, तो ए वेक्टर जो होता है, जो ए वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ए प्राइम वेक्टर के, ये आप जानते हो त्वरण रूपांतर समीकरण से, यहाँ पे है ना, ये आपको पता है ये वाली बात। ठीक, तो ये वाली बात जब पता है और इसको समीकरण नाम दिया आपने 9, तो समीकरण 8 व समीकरण 9 से क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ए वेक्टर है उसकी जगह मैं ए प्राइम वेक्टर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ प्राइम वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ प्राइम वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा मास इनटू ए प्राइम वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास में, इसको आपने नाम दे दिया 10। अब देखो आप, तो एफ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, जब ये वाली कंडीशन है ए बराबर ए प्राइम है, ए बराबर ए प्राइम है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए आपस में 8 और 10। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एफ बराबर एफ प्राइम वेक्टर, और ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर किसके हो गया, एम ए वेक्टर या एम ए प्राइम वेक्टर के। ये आपको रिजल्ट मिल गया। इसको नाम दिया आपने 11, इसको नाम दिया आपने 11। ठीक है,
या आप ऐसा नहीं करना चाहो तो यहाँ पे क्या करोगे, मास का मल्टीपल भी कर सकते हो। उपरोक्त समीकरण में 9 में मास का मल्टीपल कर दो, ठीक है, ऐसा करना चाहो तो। या तो आई गया वैसे तो ऐसे तो करना ही है, या ऐसे भी नहीं करना चाहो, यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ये भी कर सकते हो कि m का दोनों तरफ समीकरण 9 में गुणा करने पर, ये भी बात बता रखी है आपको, तो ये भी कर दो कि एम ए वेक्टर इक्वल टू एम ए प्राइम, यहाँ पर वेक्टर ये कर सकते हो। एम ए क्या होता है आपका, एफ होता है समीकरण 8 से, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एफ वेक्टर इक्वल टू किसके आ गया, एम ए प्राइम वेक्टर के आ गया। और एम ए प्राइम वेक्टर क्या होता है, एफ प्राइम वेक्टर, तो यहाँ से क्या कर दोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू एफ प्राइम वेक्टर, ऐसे भी आप कह सकते हो। इसको 10 नंबर दे दो, मिल गया। तो ये आप कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका कंप्लीट, ले लो भाई। जल्दी से ले लो, ठीक है, ये आपने लिया। अब यहाँ पे आपको जो मिला है समीकरण नंबर 10, ये क्या मिल गया कि एस निर्देश तंत्र में कण पर लगने वाला बल बराबर हो गया किसके, एस प्राइम निर्देश तंत्र में लगने वाले बल के। और कौन से नियम की बात कर रहे हो, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर न्यूटन का द्वितीय नियम क्या हो गया, निश्चर राशि हो गया बल रूपांतरण समीकरण से, ठीक है। तो लिख दो कि समीकरण 10 से स्पष्ट है कि न्यूटन का द्वितीय नियम गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत एक निश्चर राशि है, ठीक है, यहाँ तक लिख लो। उसके बाद आपका न्यूटन का तीसरा नियम रह जाएगा, लास्ट वाला है ना, एक बार लिख लो इसको कंप्लीट आप, फिर लास्ट काम और है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये आपने किया, एक बार रब कर दें पूरा कंप्लीट, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। अब भाई लास्ट है आपका न्यूटन, तीसरा वाला है कि न्यूटन का तृतीय नियम। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, सबसे पहले तो कण पर जो लगने वाला बल है, कण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, किसी पे आप एक्शन लगा रहे हो किसी बॉडी पे, तो उसका जस्ट अपोजिट आपको रिएक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। मैग्नीट्यूड दोनों जो बल हैं उनका सेम रहने वाला है, लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। इसी को आप एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हो, जो कि न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। ये संवेग संरक्षण नियम पर आधारित होता है, तो ये संवेग संरक्षण नियम भी इसको बोल देते हैं हम, है ना। तो न्यूटन का ये क्या है, तृतीय नियम है। तो इसमें आप लिखो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पहले इसमें डेफिनेशन ही लिखा दें आपको। न्यूटन के तृतीय नियम को पहले डेफिनेशन ही लिखा दें इसके, है ना, बाद में बताएंगे वो बात। तो तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूटन का जो तृतीय नियम है, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप यहाँ पे कहते हो, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक कण रुक जाओ एक सेकेंड, प्रत्येक क्रिया के विपरीत
प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पर फोर्स किसी पे एप्लीकेबल करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ फोर्स आपको एप्लीकेबल करेगी, जितना आप लगाओगे उतना वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम रहेगा, यही वाला नियम था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पे होती है तथा समान परिमाण, समान क्या है, परिमाण का बल तथा विपरीत दिशा में लगता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे कि मैं बात करूं, अर्थात एफ यहाँ पर जैसे 1 2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड यदि लिया जाए, ठीक है, तो ये बराबर किसके होता है, मैग्नीट्यूड F21 वेक्टर के। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा लो, डायरेक्शन कैसी रहेगी इसकी, जस्ट अपोजिट रहेगी, है ना। और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो एक बार कंप्लीट। इसके बाद आगे हम यहाँ पे कराते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये भाई न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, अब आगे आप लिखो कि हम जानते हैं कि, अब लिखो आप, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का जो तृतीय नियम है संवेग संरक्षण नियम भी कहलाता है। ये बात भी आई कि ये कैसा नियम कहलाता है, संवेग संरक्षण नियम भी आपका कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये वाला आपका, है ना। और क्यों कहलाता है, क्योंकि टक्कर से पूर्व संवेग तथा टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। जिस प्रकार इसमें होता है, जिस प्रकार आप इसमें बोलते हो कि आपका पास में जो फोर्स लगता है, एक तरफ आप दे रहे हो उसको, ठीक है, तो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शंस में भी आपको लगता है और सेम मैग्नीट्यूड का लगता है। उसी तरीके से संवेग संरक्षण नियम में आपने देखा था कि संवेग संरक्षण नियम में जो आप यहाँ पे संवेग एप्लीकेबल होता है तो उतना ही संवेग टक्कर से पूर्व लगता है, बिफोर कोलिजन लगता है, और आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद भी उतना ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब ही तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है भाई, गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के अनुसार। ठीक है, ये बातें आपने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, कह सकते हैं कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत न्यूटन का तृतीय नियम भी निश्चर या अपरिवर्ती होगा, कह सकते हैं ना। क्योंकि संवेग यहाँ पर क्या हो रहा है,
आप समझो बात को, जब संवेग संरक्षण नियम यहाँ पर कैसा हो रहा है आपका, गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के अनुसार निश्चर राशि है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो, जब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को आप संवेग संरक्षण नियम ले सकते हो, तो संवेग संरक्षण जब नियम आपका क्या है, निश्चर राशि है, तो न्यूटन का तीसरा नियम भी निश्चर राशि होगा। ठीक है, ये बातें लिखी हैं। अतः कंप्लीट पूरा जो एनालिसिस हुआ अभी तक, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट, तो सभी, तो यहाँ पे लिख दो, अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर जो एनालिसिस यहाँ पर पूरा कंप्लीट किया है अभी तक, प्रथम नियम में, द्वितीय नियम में, तृतीय नियम में, और तीनों ही नियम गैलीलियो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत निश्चर जब प्राप्त हो रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट जो न्यूटन के जो नियम हैं वो क्या है, निश्चर राशि हैं। यही बातें लिखनी है। अतः उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि न्यूटन के नियम गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियो रूपांतरण के अंतर्गत निश्चर या अपरिवर्ती होंगे, या अपरिवर्ती होंगे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर मैंने एनालिसिस का करा दिया है, तो आप सभी यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशनल मिले, और हम आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।